डी स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 नाइन्थ का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी इस टॉपिक से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफिनीशन क्या है? इट इज़ एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। यानी जब एटम को कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो बाज़ औक़ात एक एटम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। तो एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ये जो अट्रैक्ट करने की सलाहियत है, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। आपने पढ़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ताल्लुक किसके साथ है? कोवेलेंट बॉन्ड के साथ है। और आप पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा गेन करता है, यानी लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जबकि बाज़ औक़ात ऐसी सूरत एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं कर सकते, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने और देने से जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड है। जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है एटम की सूरत हाल पर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, साथ कौन सा एटम मस पर डिपेंड करता है कि वो एटम कौन सा बॉन्ड बना रहा है। बाज़ औक़ात क्लोरीन है वो सोडियम के साथ होगा तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, वही क्लोरीन के साथ होगा या हाइड्रोजन के साथ होगा, वो क्या बनाएगा? आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल आपके पास है, फेमस एग्जांपल है सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको क्या देंगे? एनर्जी देंगे। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसके पहले शेल में 2 रह जाएंगे, दूसरे में 8। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ किया? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्यों? हम जानते हैं कि हर एटम की कोशिश होती है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो एक्स्ट्रा था, उसने लूज़ कर दिया। अभी उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन वैसे नहीं लूज़ किया, आपने उसको क्या दी? एनर्जी दी है। ये जो हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, हमने उसको एनर्जी दी, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। सोडियम के पहले शेल में 2 रह गए, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 8। इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यानी इन अदर वर्ड्स सोडियम जो एटम से आयन में कन्वर्ट हो गया और सोडियम गॉट स्टेबल हो, क्या हो गया? स्टेबल हो गया। दूसरी तरफ आप देखें क्लोरीन को, उसके पहले शेल में एटॉमिक नंबर 17 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 है, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्या करेगा? ज़रा इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज़ किया था कौन लेगा? क्लोरीन ले लेगा। तो पहले में 2 रह जाएंगे, दूसरे में 8 रह जाएंगे, तीसरे में भी कितने रह जाएंगे? 8। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने रह जाएंगे? 8। इसमें कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। तो सोडियम कैसे स्टेबल हुआ? इलेक्ट्रॉन लूज करके उसके 8 हो गए, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 किए। दोनों की जरूरत थी, एक के पास एक्स्ट्रा था, एक के पास कम था, जिसने एक्स्ट्रा किया सोडियम ने एक्स्ट्रा ट्रांस उसने लूज कर दिया। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कम था, उसने गेन कर दिया। दोनों के 8 के हो गए, पूरे हो गए, दोनों के हो गए स्टेबल हो गए। तो सोडियम पर प्लस चार्ज आ गया, क्लोरीन पर क्या आ गया? माइनस चार्ज आ गया। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ज़ाहिर है सोडियम आयन है, क्लोरीन आयन है, तो ये कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड में कोई शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, इन्हें क्या किया? गेन किया। अब आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। कोवेलेंट बॉन्ड बाद सूरत हाल ऐसी होती है कि एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करना उसके बस में नहीं होता, फिर वो मजबूरन वो क्या करता है? शेयर करता है। उसकी यही एग्जांपल ले लेते हैं किसकी? आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन किया। तो उन दोनों, एक ने लूज़ करके ज़रूरत पूरी की, एक ने गेन करके पूरी की। अभी कोवेलेंट बॉन्ड में देखते हैं, आपको समझाता हूँ मैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कोवेलेंट बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एक क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। दूसरे क्लोरीन की वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ज़ाहिर है एक अगर लूज़ करता है तो उसको दे देते, उसके 8 हो जाएंगे, इसके 6 रह जाएंगे। वो इसको देते हैं, इसके 8 हो जाएंगे, उसके 6 हो जाएंगे। देने लेने से एक स्टेबल होता है, एक नहीं होता।
तो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जो शेयर करेंगे तो वो शेयर पेयर होता है, वो किसका होगा, दोनों तरफ से काउंट होगा। अभी ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का जाती है, दो क्लोरीन के, ये दो क्लोरीन के जाती इलेक्ट्रॉन के, जो शेयर नहीं हुए उनको कहते हैं लोन पेयर। वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं होते उनको क्या कहते हैं, लोन पेयर। ये इसका लोन पेयर है, ये इसका लोन पेयर। ये छः इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन के पास ऐसे हैं जो कि शेयर नहीं हुए, और एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो क्या हुआ, शेयर हुआ है। तो छः अपने हो गए, दो शेयर हो गए, 8 हो गए। उसके भी 6 अपने हो गए, 2 शेयर हो गए, कितने होंगे, 8। तो ये देखिए दोनों ने 8 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, पूरे कर दिए, हल्ला। तो ये अभी जो शेयर पेयर है डी स्टूडेंट कहाँ होना चाहिए था, शेयर पेयर कहाँ होना चाहिए, दोनों एटम्स के दरमियान में होना चाहिए था, क्योंकि दोनों एटम्स ने इसको बराबर क्या किया, ट्रैक किया है, दोनों के एक उसमें बराबर कंट्रीब्यूशन है। तो शेयर पेयर कहाँ होना चाहिए था, दोनों के सेंटर में। लेकिन शेयर पेयर शुड बी बिटवीन बोथ यू एटम, क्योंकि दोनों एक इलेक्ट्रॉन के शेयर पे दोनों के दरमियान में होना चाहिए था। यहाँ तो कोई इशू नहीं है, क्यों शेयर पे दोनों के दरमियान रहेगा, क्योंकि दोनों एटम बराबर हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बराबर अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा बांड जिसमें शेयर पे दोनों के दरमियान में रहे, दोनों एटम एक जैसे हों, शेयर पे दोनों के दरमियान में रहेगा, तो किसी एटम पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो चार्ज नहीं आएगा यानी वो क्या होगा, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड। तो कोवलेंट बॉन्ड में एक कैटेगरी होगी नॉन पोलर। अभी दूसरी हम कैटेगरी पढ़ते हैं पोलर की। आगे बाद क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन के लिए कौन सा रूल होता है, ड्रॉपलेट रूल। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। हाइड्रोजन और हीलियम उनके लिए कंसेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो स्टेबल है। बाकी सारे एलिमेंट्स के पास क्या है, आफ्टर रूल ओबे करना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होंगे। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन अगर उसको क्लोरीन को दे देते तो उसके 8 हो जाएंगे, क्लोरीन उसको देते हैं उसके 6 हो जाएंगे। देने लेने में दोनों स्टेबल नहीं होते, एक स्टेबल होता है, एक नहीं होता। अभी दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अभी ये देखें, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कौन सा रूल है, डॉप्लर रूल। ये 2 एलिमेंट छोटे एलिमेंट हैं, डॉप्लर रूल है। इनके लिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्या होते हैं, स्टेबल कंसिडर किए जाते हैं। दूसरी तरफ आप देख लें, बाकी जो एलिमेंट 116 प्राइवेट टेबल के, उनके लिए कौन सा रूल है, उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब वो स्टेबल होते हैं। इसको कौन सा रूल कहते हैं, आर्क्टुरस रूल कहते हैं। अभी हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, कहाँ रहना चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को, दोनों एटम्स के दरमियान में रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किए, शेयर किए। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी बिटवीन बोथ दी एटम्स, दोनों के क्या होना चाहिए, दोनों के दरमियान होना चाहिए। लेकिन लेकिन क्या होगा, लेकिन ये जो क्लोरीन के बाद 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक शेयर कर लिए, जो 6 शेयर नहीं हुए इसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। जो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो ये शेयर पेयर कहाँ होना चाहिए था, दोनों के दरमियान में। ये हो गया लोन पेयर, ये 3 लोन पेयर हो गए, ये इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। इस 7 इलेक्ट्रॉन थे, 6 उसके अपने, वो क्या हो गए, लोन पेयर। और जो 2 शेयर हुए उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। अभी ये बॉन्ड पेयर कहाँ होना चाहिए, दोनों के सेंटर में होने चाहिए, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के दोनों के बराबर कंट्रीब्यूशन है, तो दोनों के दरमियान होना चाहिए। लेकिन क्लोरीन जो है ये शेयर पेयर को अपनी तरफ क्या करता है, ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, यानी शेयर पेयर क्लोरीन ज़्यादा अपने पास रखते हैं। ये देखें, ये ज़्यादा किस साइड पर आ गया, क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है, थोड़ा सा नेगेटिव क्या आ जाता है, डाइपोल क्रिएट हो जाता है। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा डाइपोल क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव।
यानी एटोम में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो दोनों कंपाउंड के बीच चार्ज आ गए, तो चार्ज को क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, पोलर कंपाउंड। और एटम की ये जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शेयर करता है, क्लोरीन की ये तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन की ये जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये हमारा टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट समझने के लिए आपको कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट आना चाहिए। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से बनता है। फिर कोवलेंट बॉन्ड की दो कैटेगरियाँ हो गई, जब शेयर पे दोनों के दरमियान में रहेगा, किसी पर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो उस बॉन्ड को कहते हैं नॉन पोलर। और जब कोवलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के दरमियान बनेगा, एक ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, दूसरा कम, एक को पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये हो गया आपके पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और एटम की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एबिलिटी है, इसको प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था पॉलिंग। उसने इसके लिए एक स्केल बनाया। स्केल क्या बनाया उसने, कुछ एलिमेंट्स की जो प्रैक्टिकली जो उनके एनर्जीज थी, हीट ऑफ एनर्जीज वगैरह थी, वो कैलकुलेट की, उसकी बेस पर उसने ये वैल्यूज़ दी। प्रायोरिटी लेवल पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ ने दी किसको, फ्लोरीन को। और सबसे कम उसने दी सीजियम को। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की 4 है, उसके बाद सीजियम की 3.5 है, क्लोरीन की 3.2 एंड सो ऑन। और सबसे कम सीजियम की कितनी है, 0.7 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का ताल्लुक साइज़ के साथ रिवर्स है। जितना साइज़ एटम का छोटा होगा, उसकी एबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी।
डी स्टूडेंट्स का ताल्लुक पढ़ते हैं साइज़ के साथ, तो साइज़ का सारा रिवर्स ताल्लुक है। जितना एटम का साइज़ छोटा होगा उसको इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने की सलाहियत क्या होती है, ज़्यादा होती है, और एटम का साइज़ जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने की सलाहियत कम होती है। याद रखें, जो बड़ा एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ करता है, जो छोटा एटम होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। बड़े एटम के लिए लूज़ करना आसान होता है क्योंकि उसका न्यूक्लियस दूर होता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन पर इतना होल्ड नहीं होता, आसानी से लूज़ कर। तो ऊपर से नीचे हमने पढ़ा पीरियोडिक टेबल में साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? शेल की तादाद क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव साइज़ को उलट है, ऊपर से साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, कम होगी। और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज़ कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऊपर से नीचे साइज़ बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, बढ़ेगी। लेफ्ट टू राइट साइज़ कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एटम की ये हो गया इसका ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में। टॉप टू बॉटम हम जब आते हैं एटम का साइज़ बढ़ता है, मतलब लिथियम से सोडियम बढ़ा, सोडियम से पोटाशियम बढ़ा। तो जितने एटम का साइज़ बड़ा होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना तो आसान है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना या ट्रैक करना क्या है, मुश्किल है। यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट आते हुए शेल तो वही रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बढ़ते हैं। जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है प्रोटॉन बढ़ते हैं, जितने प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ट्रैक करेगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, बढ़ेगी। तो खुलासा ये है कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट टॉप पर होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है, और इसी तरह जो एलिमेंट राइट साइड पर होते हैं उनका साइज़ क्या होता है, छोटा है। तो जो टॉप और राइट वाले उनका साइज़ तो छोटा होगा लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के बॉटम पर है, नीचे हैं, और जो लेफ़्ट साइड पर है उनका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, ज़्यादा होगी। टॉप और लेफ़्ट, टॉप और राइट वालों का साइज़ छोटा, और जो बॉटम और लेफ़्ट वाले उनका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। तो जिनका साइज़ बड़ा होगा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, कम होगी, जिनका साइज़ छोटा होगा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी। तो पीरियोडिक टेबल देखिए सर, जो आप फ्लोरीन है ये पीरियोडिक टेबल की लेफ़्ट साइड, राइट साइड पर भी और टॉप पर भी ये सबसे छोटा एलिमेंट बनता है, और सीज़ियम में पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट साइड पर है और टॉप है भी बॉटम पर है। तो लेफ़्ट वाले बड़े होते हैं, बॉटम वालों ज़्यादा बड़े होते हैं, तो इसलिए सीज़ियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे क्या होगी, कम होगी। तो इसको हम प्रैक्टिकली इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि ये एबिलिटी है, इसको साइंटिस्ट ने स्केल बनाया है, पालिंग उसका नाम था। तो उसके स्केल की बेस पर टॉप टू बॉटम ये कम होती है साइज़ बढ़ने के साथ, और लेफ़्ट टू राइट की क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो